In previous lecture we discussed about the hydrogen spectra, and in this lecture we will discuss about the Bohr atomic model. So in 1913 basically Bohr postulated some assumptions, and on the basis of those assumptions he proposed an atomic model, and that model explained very well द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था किसने, बोर के मॉडल ने। और आपने देखा भी होगा उस मॉडल के अंदर में मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है एब्जॉर्ब करके एनर्जी, और क्योंकि अनस्टेबल है तो वापस आएगा। तो ये जो एनर्जी लेवल्स जो ऑर्बिट वगैरह हैं इन सब के बारे में किसने बताया था, जो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दोनों ही एस्पेक्ट अच्छे से नील्स बोर ने बताए थे। ठीक है, और नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो करंट सिनेरियो में भी अपन क्या मानते हैं, वैलिड लेकर चलते हैं। लेकिन जो उनके जम्पशंस जो हैं जिनको अपन पोस्टुलेट कहते हैं, ठीक है, जो उनके जम्पशन है उनके जम्पशन से चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हो रही हैं, इसीलिए उनके जम्पशन क्या बन गए, पोस्टुलेट बन गए हैं। अगर मान लीजिए पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट इनिशियली कुछ अजम्पशन होता है। अब अगर अजम्पशन से कुछ चीजें गलत हो रही हैं तो उस अजम्पशन को वहीं छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर उस अजम्पशन से चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हो रही हैं, अगर कुछ मान लेने से चीजें सब कुछ अच्छे से चल रही हैं तो वो जो माना वो सही हो गया, है ना। तो कुछ ऐसा ही बोर मॉडल में हुआ है। तो बोर ने कुछ अजम्पशंस लेकर चले, और क्योंकि उनसे चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हो रही थी, जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात की जाए, और एक डिफरेंट व्यू मिल रहा था और एक बेटर व्यू मिल रहा था एटम का, कि एटम में किस तरीके से न्यूक्लियस है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए काफ़ी ये कहूँगा कि काफ़ी एक्सेप्टेबल मॉडल रहा काफ़ी टाइम के लिए। और जो मॉडर्न फिजिसिस्ट थे, लेकिन उस टाइम के लाइक अपन किसकी बात कर ले, आइंस्टाइन की ही बात कर ले, तो आइंस्टाइन कभी भी जो है विश्वास नहीं कर पाए बोर के एटॉमिक मॉडल पर, क्योंकि बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता था। मतलब अकॉर्डिंग टू द बोर, क्योंकि नील्स बोर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया था हाइजेनबर्ग ने। तो जो बोर्स का जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल जो है, बेसिकली ये कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है। क्या है, कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है। अब हो सकता है आपके थोड़े तोते उड़ गए हों, दिमाग का दही बन गया हो कि सर ये कोपेनहेगन क्या। कोपेनहेगन बेसिकली एक सिटी का नाम है, ठीक है। तो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, क्योंकि नील्स बोर और हाइजेनबर्ग ने मिलकर काम किया कुछ क्वांटम के अंदर, क्वांटम फिजिक्स के अंदर, और फिर उन्होंने वहाँ पे कुछ साथ काम करके जो है कुछ रूल्स दिए, जैसे हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, हाइजेनबर्ग ने फॉर्मुलेशन भी दिया क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन। तो नील्स बोर ने अपने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, उन्होंने साथ मिलकर काम किया था। तो इसको कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इन अवर पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस अपन करते हैं। लेकिन छोटी क्लासेस में बस इतना ही बताया जाता है कि हाँ ये बोर एटॉमिक मॉडल है, तो अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना अपना यहाँ काम आएगा, ठीक है। तो बोर ने कुछ अजम्पशन लेकर चले, और अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल, Bohr started with some assumption, and the first assumption of the Bohr was that electrons are revolving around the nucleus in circular orbits। कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये पहला अजम्पशन था, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये अजम्पशन तो किसने कह दिया था, रदरफोर्ड ने दे दिया था, तो फिर बोर ने क्या अलग किया। तो याद करो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। अब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर थ्योरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर थ्योरी दी 1870 के अंदर, उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो रेडिएशन इमिट करेगा। अब क्योंकि रदरफोर्ड ने भी यही बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब भी सर्कुलर मोशन होती है तो वहां पे एक्सेलरेशन होता है। आप कहोगे सर मान लो स्पीड नहीं बदल रही है तो एक्सेलरेशन कैसे हुआ, तो भी हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब सर्कुलर मोशन होती है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग होगी। अगर मैग्नीट्यूड भी अलग नहीं हुआ तो डायरेक्शन अलग होगी, और डायरेक्शन अलग तो आपको पता है कि डायरेक्शन भी अलग हो गई तो वैल्यू बदल गई, यानी कि वेलोसिटी बदल रही है चाहे वो डायरेक्शन ही क्यों ना बदले। तो सर्कुलर मोशन हमेशा कैसी होती है, एक्सेलरेटेड मोशन होती है। एंड अकॉर्डिंग टू द जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब रदरफोर्ड ने बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन में है तो एक्सेलरेटेड होगा, और अगर एक्सेलरेटेड है
तो EM वेव रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, और कम होगी तो इसका सर्कुलर ऑर्बिट कम होता चला जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट डिक्रीज करेगी, कम होती जाएगी और फाइनली किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और न्यूक्लियस में गिरने में बहुत कम टाइम लगेगा, फिजिक्स में अपन कैलकुलेट भी करेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा, आप लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब रदरफोर्ड की बात तो गलत थी। इसका मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अगर कर भी रहा है तो न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो गिर जाना चाहिए। और बोर ने भी यही बात बताई। फर्स्ट अजम्पशन क्या था, दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ऑर्बिट। तो फिर बोर ने और रदरफोर्ड ने क्या अलग बता दिया? तो मैंने क्या कहा कि बोर अजम्पशन लेकर चले। तो बोर ने क्या कह दिया, बोर ने कह दिया इन दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो देयर अकर्स नो चेंज in the energy of electrons in these orbit. That's why these orbits are also called as stationary orbit. क्या कहा मैंने? वापस से समझिए। According to the Bohr, electrons revolving in around the nucleus in circular orbit does not radiate electromagnetic wave, or I can say that energy of electrons doesn't change in the circular orbit. चेंज नहीं हो रहा है। इफ एनर्जी इज नॉट चेंजिंग देन इट्स नेवर गोइंग टू फॉल इनटू द न्यूक्लियस। क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल की अगर अपन बात करें तो वो गिर क्यों रहा है, क्योंकि उसका एनर्जी कम होती जा रही है। लेकिन बोर ने भी क्या कह दिया कि करेगा तो सर्कुलर मोशन ही है, लेकिन ये जिस ऑर्बिट में मोशन करता है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं करता। अब जब पूछा कि भाई क्यों नहीं करता, बोले मुझे नहीं पता। इफ यू हैव अ बेटर थ्योरी देन लेट मी नो। अब बाकी लोगों के पास कुछ था ही नहीं, तो बाकी लोगों को भी उस वक्त मानना पड़ा कि ठीक है यार, अगर ये मानने से चीजें आसान हो रही हैं तो ठीक है भाई, यही मान के चल लेते हैं। समझ गए? इसीलिए अपन इसको बोर का जंप्शन कह रहे हैं। अजम्पशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई सॉलिड बेस नहीं था इसका, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को ये गलत साबित कर रहा था। अगर भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें तो रेडिएशन जरूरी था। सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन तो रेडिएशन होगा। इन्होंने तो क्या किया, और अगर एक्सेलरेशन है और रेडिएशन इमिट हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो गिर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गिर नहीं रहा। ये बात बोर को भी पता थी, सबको पता थी, रदरफोर्ड को भी पता थी, लेकिन रदरफोर्ड के दिमाग में ये बात नहीं घुसी कि नहीं ऐसे बता दो। बोर की बात घुस गई दिमाग में तो उन्होंने बता दिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं गिर रहा है ये बात सबको पता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गिर जाता तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो यूनिवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बात पता तो सबको थी, लेकिन बोर ने कहा कि भाई इस चीज को आप ऐसे मान लो कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, उस केस में ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, किसी भी तरह का एनर्जी चेंज नहीं आएगा, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट नहीं करेगा। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट नहीं करेगा तो इसकी एनर्जी नहीं बदलेगी, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, स्टेशनरी ऑर्बिट कह दिया गया। क्या कह दिया गया? स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या कह दिया गया? स्टेशनरी का मतलब स्टेशनरी का मतलब स्थिर रहना, कुछ वैल्यू नहीं बदलना। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेशनरी वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि इन ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डजंट अंडरगोज द चेंज इन एनर्जी, मतलब इसकी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी जब तक ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। अब हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अजम्पशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अगेंस्ट जा रही है, इसीलिए अपन इसको पोस्टुलेट कह रहे हैं, वेरीफाइड लॉ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, पोस्टुलेट करें कि भाई अजम्पशन है, लेकिन क्योंकि इसको मान लेने से चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि इसको जैसे ही माना तो अपन ये कह सकते हैं कि हाँ भाई अगर ऐसा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज नहीं होगी, तो उसका ऑर्बिट छोटा नहीं होगा तो वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा तो यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब मैं और आप सब लोग एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर बोले इतनी बात मानने से कि भाई इस ऑर्बिट में रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा है, चीजें अगर सही डायरेक्शन में जा रही हैं तो ठीक है मान लेते हैं। तो उनकी पहली बात सबने मान ली, फर्स्ट अजम्पशन मान लिया। सेकेंड अजम्पशन आया बोर का, दैट इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड nucleus in stationary orbits have discrete value of angular momentum, and angular momentum of electrons in stationary orbit is integer multiple of h upon 2 pi। कि जो इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है,
इन ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h/2 का इंटीजर मल्टीपल ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी चक्कर लगाने लग जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं चक्कर लगाएगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाए, इंटीजर मल्टीपल आ जाए, किसका, h/2 का। समझ रहे हो? तो मान लीजिए अपन ग्राउंड स्टेट की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, h/2 हो गया। तो सेकंड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 2h/2। थर्ड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 3h/2। फोर्थ ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 4h/2। तो h/2 के ऑर्बिट से सीधा कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 2h/2 के ऑर्बिट में जा रहा है, बीच में कहीं नहीं रुक रहा। समझ रहे हो? तो जो स्टेशनरी जो ऑर्बिट हो गए वो क्या हो गए, एक तरीके से डेफिनेट हो गए, डेफिनेट हो गए, डेफिनेट हो गए। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी गोल चक्कर में घूमने लग जाएगा, नहीं, वो जो गोल चक्कर जो है, जो ऑर्बिट जो है, वो बोर का जो पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम का, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक स्टेशनरी स्टेट होगा। ठीक है? तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन L इक्वल्स टू NH/2 n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एनीथिंग इंटीजर वैल्यू। ठीक है? तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो h/2 हो गया, सेकंड ऑर्बिट में है तो 2h/2 हो गया, एंड सो ऑन। और ये जो लो है इसकी मदद से ही आगे जाके कंक्लूजन निकलते हैं, और फिजिक्स में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आप पीजी लेवल तक जो है सब, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, क्लास 11 है, तो मतलब बहुत ना के बराबर सी चीज़ें आपके सिलेबस में, मतलब शुरू होने से पहले खत्म हो गई है ना। जैसे संजय दत्त का एक डायलॉग था एक मूवी के अंदर, आपने सुना होगा, जिसके अंदर उनका सर्किट बोलता, अरे भाई ये कमरा तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो बिल्कुल वैसे आपके सिलेबस में चीज़ें इतनी हैं जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है? तो अजम्पशन आपको समझ में आया कि पहला अजम्पशन क्या था, कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और ऑर्बिट में जब मूव कर रहा है तो इसमें किसी तरीके का कोई रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, और रेडिएशन इमिट नहीं करेगा तो इसकी एनर्जी कम नहीं होगी, और कम नहीं होगी तो ये न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। ठीक है? दूसरी बात क्या, कि ये जिन ऑर्बिट्स में घूम रहा है उनके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 के इंटीजर मल्टीपल होंगे। ठीक है? ये कॉमन अजम्पशन हुए। फाइनल अजम्पशन क्या था बोर का, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है बिटवीन द स्टेशनरी स्टेट्स, इट रेडिएट्स और एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन transit from the low energy state to the high energy state, it absorbs the electromagnetic radiation, and when it transit from the high energy state to the low energy state, it emit the radiation। समझ रहे हो? यानी कि जब लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके जाएगा, एनर्जी को लेकर जाएगा, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी को निकाल देगा, यानी कि रेडिएशन को इमिट कर देगा। ठीक है? and energy of radiated electromagnetic wave is given by the difference between the stationary energy states। यानी कि जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है, जो उसकी एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, उन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। तो मान लीजिए अगर दोनों ऑर्बिट जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया है उनकी एनर्जी का डिफरेंस कितना है, डेल्टा ई है, तो एनर्जी ऑफ द रेडिएटेड और एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल्स टू डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ टू डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यू कैन से एटम। ठीक है? अब अगर मैं बात करता हूं कि भाई दो एनर्जी स्टेट्स हैं अलग अलग, एक के लिए मैं कह देता हूं कि भाई एक ई फाइनल से डिनोट कर लेता हूं, एक को ई इनिशियल से डिनोट कर लेता हूं, तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, ई एफ माइनस ई सबस्क्रिप्ट आई हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो एनर्जी जो है ये किसके बराबर आ जाएगी, एच न्यू। एच न्यू क्या है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एच न्यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा ई के बराबर आ जाएगा। एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ द रेडिएटेड वेव, किसके बराबर आएगी, चेंज इन एनर्जी के बीच, यानी डिफरेंस जो है डेल्टा ई के बराबर आएगा। डेल्टा ई कितना, ई एफ माइनस ई आई है, तो एच न्यू इक्वल टू आ गया ई एफ माइनस ई आई, तो न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/h ई एफ माइनस ई आई। ठीक है? तो जो फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएटेड या इमिटेड या फिर एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की, वो कितनी हो गई है, 1/h ई एफ माइनस ई आई हो गई है। क्लियर है?
तो ये हो गए अजम्पशन, ये क्या हो गए अजम्पशन बोर मॉडल के। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज अजम्पशन बोर concluded some conclusions, and the first conclusion was that electrons revolving in the circular orbits doesn't radiate electromagnetic wave, and it radiates or absorbs the electromagnetic radiation only when electron get transition from one state to the another, and the frequency of radiated or absorbed radiation is given by nu equals to 1 upon h ef minus ei. Clear है? Second conclusion was that radius of the Bohr orbits or stationary orbits is nothing but Rn equals to n square a naught. A naught is Bohr radius, or you can say that radius of the first orbit or radius of the ground state orbit is called Bohr radius, and it is denoted by a naught, and n is number of orbit, and this n is basically called प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसे अपन क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे. सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स having a value n equals to 1 2 3, and these values of integral n is called principal quantum number, and on the basis of principal quantum number we can write the value of different radius of different orbits, and for nth orbit Rn equals to n square a naught. A naught is Bohr radius or the radius of the first orbit or the ground state. Clear है? And the value of a naught is nothing but the 0.529 angstrom. Angstrom is nothing but 10 raised to the power minus 10 meter. So value of a naught is 0.529 into 10 raised to the power minus 10 meter, or you can write 52.3 into 10 raised to the power minus 12 meter, or you can write 52.3 picometer. ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हो किसकी वैल्यू? बोर रेडियस की वैल्यू. The third conclusion was about the energy, and according to the Bohr, energy of electron in stationary orbits En is given by En equals to minus 13.6 electron volt divided by n square, and if you write the energy in terms of joule, then you can write minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18 joule divided by n square. n आप ऊपर पढ़ चुके हो, क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि कौन से ऑर्बिट में है. फर्स्ट ऑर्बिट में तो n इक्वल टू 1, सेकंड ऑर्बिट में तो n इक्वल टू 2 एंड सो ऑन. ठीक है? तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप लिखते हो तो डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और अगर आप जूल में लिखते हो तो माइनस 2.18 इंटू 10 raised to the power minus 18 जूल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. ठीक है? अब ये जो वैल्यू है, जो एनर्जी की वैल्यू है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट भी है फॉर द एनर्जी. ध्यान रखना, रिडबर्ग कांस्टेंट जो है वेव नंबर के लिए भी लिखा जाता है और एनर्जी के लिए भी लिखा जाता है, तो आपको यूनिट जरूर ध्यान रखना. तो ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है आपको कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है. En इक्वल्स टू माइनस RH अपॉन n स्क्वायर. हियर RH इज रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर द एनर्जी एंड इट्स वैल्यू इज नथिंग बट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब एनर्जी की यूनिट रहेगी तो ध्यान रखना रिडबर्ग कांस्टेंट एनर्जी के लिए है. ठीक है? जब यूनिट मीटर इनवर्स रहेगी, क्योंकि मीटर इनवर्स के लिए जो वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 raised to the power 7 मीटर इनवर्स रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, तो वो वेव नंबर के लिए है. तो रिडबर्ग कांस्टेंट एनर्जी के लिए अलग है और वेव नंबर के लिए अलग है, और ये सिर्फ एनसीईआरटी में ही है टू बी ऑनेस्ट. अगर आप पीजी लेवल पे जाओगे तो इस तरीके का कंफ्यूजन से बचने के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट दो अलग अलग जगह डिफाइन ही नहीं किया जाता है. दो अलग अलग जगह डिफाइन ही नहीं किया जाता है, सिर्फ वेव नंबर के लिए डिफाइन किया जाता है. दूसरी जगह उसको एनर्जी लेकर ही चली जाती है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बताई जाती है. ठीक है? तो यहाँ पे जैसे जैसे आप n की वैल्यू रखोगे वैसे वैसे आपको हायर एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आपको मिलती चली जाएगी. तो n जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी एनर्जी जो है becomes less and less negative. तो if n tends to infinity I get E infinite equals to 0. E infinite कितना आ जाता है? 0 आ जाता है बेसिकली, है ना. तो ध्यान रखना
n इक्वल्स टू इनफाइनाइट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन चला गया, और जीरो एनर्जी का मतलब फ्री हो गया। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इन द एनर्जी इंडिकेट्स द बाउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिव साइन दिख रहा है ना आपको एनर्जी में, वो ये बताता कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, इट कैन नॉट गो एनीवेयर टिल दिस एनर्जी इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन। यानी कि जितनी इसकी नेगेटिव एनर्जी है, जब तक इसको इतनी एनर्जी नहीं मिल जाएगी तब तक ये न्यूक्लियस को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए आपने कहीं गए, पैसे नहीं थे आपके पास, आपको बाद में पता चला कि पैसे घर रह गए, छोले भटूरे खा लिए, अब क्या पैसे नहीं है तो क्या धुलवाएगा, प्लेट धुलवाएगा। और आपको कब तक नहीं आने देगा, जब तक कि आप सारी प्लेट नहीं धो दोगे। तो बिल्कुल वैसे ही है ना। तो एक तरीके से इसके ऊपर कर्जा है, ठीक है। सो यू कैन से दैट न्यूक्लियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से बाउंड स्टेट में बंधा हुआ है, क्योंकि इसकी नेगेटिव एनर्जी है, वो इस बात का इंडिकेशन है। अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्योंकि अभी 11th क्लास आपने स्टार्ट ही किया है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आप पढ़ोगे सैटेलाइट मोशन। तो जब सैटेलाइट की एनर्जी आप निकालोगे तो -g(m)(e) डिवाइडेड बाई 2r आएगा। तो वहां पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो सैटेलाइट है, क्योंकि सैटेलाइट अपने अर्थ के चारों तरफ घूमता रहेगा, जिस ऑर्बिट में छोड़ा जाता है उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी नेगेटिव है, अर्थ के अबाउट, क्योंकि अर्थ के अबाउट उसका ऑर्बिट बनाया गया है, तो अर्थ के जो ऑर्बिट है उसको छोड़कर नहीं जा सकता है वो इन आइडियल सिचुएशन, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जी क्या बताता है, बाउंड स्टेट को बताता है कि भाई इसको बंद के रहना पड़ेगा, न्यूक्लियस से बंद के रहना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। नेगेटिव एनर्जी ये बताती है। और जब एनर्जी जीरो हो गई तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और देखो जीरो कब होती है, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करता हूँ, बहुत ज्यादा दूर, समझ रहे हो। तो जब एनर्जी इतनी आ जाएगी कि जीरो एनर्जी हो जाएगी, तो इतना फ्री हो जाएगा कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाहर निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा। समझ रहे हो? तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने बात की थी, जैसे कि अपने फर्स्ट कंक्लूजन के अंदर बात की थी, या अजम्पशन में बात की थी, कि जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द ट्रांजिशन ऑर्बिट्स और ट्रांजिशन स्टेट्स, वो डिसाइड करता है कि रेडिएशन जो इमिट हो रहा है या जो एब्जॉर्ब हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो वहां से हमें आ रहा है न्यू इक्वल्स टू कितना आया था, न्यू इक्वल्स टू 1/h डेल्टा ई एफ माइनस ई आई आया था। और ई फाइनल में कितना लिख सकता हूँ, ई फाइनल इक्वल्स टू -RH/NF² लिख सकता हूँ। और ई आई कितना लिख सकता हूँ, -RH/NI² लिख सकता हूँ। तो जब मैं ये दोनों वैल्यू उठा के रख देता हूँ मेरे फ्रीक्वेंसी वाले रिलेशन में, तो न्यू इक्वल्स टू कितना जाएगा, 1/h ई एफ की जगह कितना जाएगा, -RH/NF² माइनस ई आई की जगह कितना जाएगा, -RH/NI²। तो RH मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास रिलेशन क्या जाएगा, न्यू इक्वल्स टू RH/h ब्रैकेट 1/NI² माइनस 1/NF²। NF क्या हो गया, फाइनल स्टेट हो गई, NI क्या हो गया, इनिशियल स्टेट हो गई। और आपको क्या रखना है, इसका एक तरीके से आप जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो तो इसका एक मोड लेकर आप चल सकते हो, क्योंकि एनर्जी जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये इससे आपको क्या है, एक तरीके से एग्जाम पर्पज के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इमिशन जब होगा, कब होगा, जब जो आपकी फाइनल जो है NF की जो वैल्यू है वो कम होगी और NI की वैल्यू ज्यादा होगी, तब तो इमिशन होगा। और एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब NF की वैल्यू ज्यादा होगी और NI की वैल्यू कम होगी। मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो NI कम होना चाहिए, 1 है, थर्ड में जा रहा है तो NF 3 हो गया, तो उस केस में एब्जॉर्ब होगा। और जब इमिशन होगा तो 3 से 1 में आएगा, जैसे 4 से 1 में आएगा, 4 से 2 में आएगा, तो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो आप ये रख सकते हो कि जब भी एग्जाम में करो तो आप इसका मोड ले लेना, 1/NF² माइनस 1/NI² माइनस 1/NF² का मोड वैल्यू ले लेना यहाँ पे, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं आ सकती है। अब ये तो आ गया फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। अगर आपको वेव नंबर का रिलेशन लिखना है, किसका रिलेशन लिखना है, वेव नंबर का रिलेशन लिखना है, तो वेव नंबर क्या होता है, 1/λ होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ क्या होता है। अब आपको पता है C इक्वल्स टू कितना होता है, लैम्डा न्यू, C इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो न्यू बाई C क्या हो जाएगा, 1/λ। तो मेरे पास ऊपर न्यू के लिए इक्वेशन है, तो मैं दोनों साइड C से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, न्यू बाई C इक्वल्स टू RH/HC ब्रैकेट 1/NI² माइनस 1/NF², ठीक है। अब क्योंकि न्यू बाई C 1/λ है
और 1 अपॉन लैम्डा न्यू बार है, वेव नंबर है, तो मैं रिलेशन क्या लिख सकता हूँ, न्यू बार इक्वल्स टू आर एच अपॉन स्मॉल एच इंटू सी ब्रैकेट 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो न्यू बार है ये है वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, क्या है, वेव नंबर। तो यहाँ पे जो 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो फैक्टर है कितना, आर एच, और ये आर एच कौन सा है, एनर्जी वाला रेडबर्ग कांस्टेंट है, ध्यान दो ऊपर एनर्जी का जो रिलेशन में जो था वो वाला रेडबर्ग कांस्टेंट है। तो जब एनर्जी के रेडबर्ग कांस्टेंट को में डिवाइड कर देंगे अपन किससे, प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट से, ये दोनों भी कांस्टेंट है, तो हमें एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा। तो आर एच अपॉन एच सी से एक नया कांस्टेंट मिलता है और उसको भी अपन आर ही डिनोट कर देते हैं, एंड दिस आर इज रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर द वेव नंबर। क्या कह देते हैं इसको, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर द वेव नंबर। और जो इसकी वैल्यू यहां से निकल के आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए, वो कितनी जाती है, 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा डिस्टेंस है मीटर, तो न्यू बार क्या है, 1 अपॉन लैम्डा है, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर इनवर्स। तो रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर द वेव नंबर इज 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अगर सेंटीमीटर इनवर्स में लिखते हो तो 1.09 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया है वेव नंबर के लिए, और रेडबर्ग कांस्टेंट का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, एनर्जी के लिए उसकी वैल्यू जूल में होगी मीजर या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मीजर होगी, और वेव नंबर के लिए मीटर इनवर्स में मीजर होगी। क्लियर है, तो ये हमारा क्या आ गया भाई, बोर के पोस्टुलेट्स आ गए। ठीक है, बोर का मॉडल आ गया, एटॉमिक मॉडल आ गया कि किस तरीके से जो एनर्जी रेडिएट होगी उसकी एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, और जैसा कि हमने बात की कि उसकी रेडियस कितनी होगी ऑर्बिट की। ठीक है, जो ऑर्बिट है उसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। तो ये सारी बातें किसके अंदर आ जाती हैं, बोर के एटॉमिक मॉडल के अंदर आ जाती हैं। एंड एटॉमिक मॉडल प्रपोज्ड बाय द बोर एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वेरी वेल, बहुत अच्छे से उसने क्या है एक्सप्लेन किया। एंड नॉट फॉर द हाइड्रोजन बट बोर मॉडल एक्सप्लेन द spectra of hydrogen like atoms. Hydrogen like atoms means atoms having only one electron, like helium plus ion, lithium plus 2 ion, ठीक है, beryllium plus 3 ion. All these atoms have a characteristic spectra, and Bohr model also explained the spectra of hydrogen like atoms means atoms having only one electron. And for the hydrogen like atoms the value of orbit radius and energy get changed, and the for hydrogen like atom radius of the orbit for the nth orbit is given by Rn equal to 0.529 n square upon z एंगस्ट्रम। n स्क्वायर तो आपको पता ही है, वहां पर भी था यहाँ पर भी है, 0.529 क्या था, a नोट था। ठीक है, z क्या यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, तो हीलियम के लिए 2 आ जाएगा, लिथियम के लिए 3 आ जाएगा, बेरिलियम के लिए 4 आ जाएगा। वहां पे जब अपन सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लिख रहे थे तो अपन जेड इंट्रोड्यूस अपन ने किया था, नहीं किया था। ऐसे अपन जब एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम En इक्वल्स टू माइनस RH इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, RH की वैल्यू आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल के अंदर आप लिखोगे तो 2.1 इंटू 10⁻⁻18 जूल है। क्लियर है, तो यहां से हमने बता दिया बोर मॉडल को। ठीक है, कि बोर मॉडल के अजम्पशन क्या थे, कंक्लूजन क्या थे। तो जो फिलहाल जो अपन मॉडल पढ़ते हैं कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है, मॉडल किसका है, बोर का ही है भाई। किसका मॉडल है ये, बोर का ही मॉडल है। क्लियर है। नाउ इफ वी डिस्कस द ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल, then the first drawback of the Bohr model was that Bohr model couldn't explain the emission or absorption spectra of other elements than hydrogen and hydrogen like atoms। यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एलिमेंट जितने भी उनमें एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, हीलियम के अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे जैसे अपन हैवी एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं तो उनका जो स्पेक्ट्रा था वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया बोर का मॉडल, तो ये पहला ड्रॉबैक था। एंड द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ द बोर मॉडल वाज दैट बोर मॉडल ऑफ एटम कुडंट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल कैसे बना लेते हैं, ये एबिलिटी उनके अंदर कहां से आई,
ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, बोर का एटॉमिक मॉडल। सो देयर वर टू ड्रॉबैक्स फॉर द बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब आपके दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कि यार ठीक है, बोर के मॉडल ने जैसे हाइड्रोजन के लिए चीजें अच्छे से डिफाइन कर दी, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए कर दी, तो बाकी एलिमेंट्स के लिए ऐसा क्या हुआ? तो क्वेश्चन दिमाग में आता है रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द बोर मॉडल, कि रीजंस क्या रहे। सो बिफोर गोइंग टू द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ द बोर मॉडल, वी हैव टू स्टडी अबाउट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। सो Heisenberg uncertainty principle states that it is impossible to determine simultaneously position and momentum along the same direction with infinite accuracy। मतलब किसी भी पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन और उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही टाइम पर, यानी कि आप पोजीशन, यानी जिस टाइम पर उसकी पोजीशन मेजर कर रहे हो उस टाइम पर उसकी मोमेंटम कितना है, मोमेंटम या वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि मोमेंटम m × v होता है। तो जिस पोजीशन अगर आप प्रिसाइसली मेजर कर रहे हो तो उसका जो मोमेंटम है वो आप उसका प्रिसाइस मेजर नहीं कर पाओगे, और अगर मोमेंटम प्रिसाइस मेजर करने की कोशिश करोगे तो उसकी पोजीशन प्रिसाइस मेजर नहीं कर पाओगे। ये क्या कहता है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। अब हालांकि छोटी क्लासेस में ये सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम तक ही है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटी हैं, और एटलीस्ट अपन फिजिक्स में बात करेंगे जैसे एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर सेपरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी एंड टाइम। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी और भी क्वांटिटी का पेयर हो सकता है जिनको आप साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? तो सपोज अगर मैं पोजीशन की बात करूं, मैं एक्स डायरेक्शन की लेकर चलता हूं, तो सपोज पोजीशन के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डेल्टा एक्स एंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज डेल्टा पी एक्स, देन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू is always greater than h cut by 2. So delta x dot delta px is greater than equals to h cut by 2. Here h cut is nothing but the reduced Planck constant, that is h cut equals to h upon 2 pi. h अपना Planck constant है, तो h के अंदर जब 2 pi से डिवाइड कर दोगे तो वो h cut बन जाता है। क्या बन जाता है? h cut। और इसे क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। तो जो अनसर्टेनिटी आ रही है पोजीशन और मोमेंटम में, या फिर आप कह सकते हो वेलोसिटी में, ये कहां से आई? क्योंकि मैंने कहा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2, तो मिनिमम अनसर्टेनिटी की बात करूं, मतलब मिनिमम कितनी हो जाएगी? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू एच कट बाई 2। तो जो ग्रेटर देन आ रहा है ये तो किसकी वजह से आ रहा है? अपने एक्सपेरिमेंट में हो सकता है अपने ऑब्जर्वेशन गलत ले लिए हों, अपनी थ्योरी इतनी परफेक्ट नहीं है, सारी चीजें आइडियल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बराबर जो है एच कट बाई 2, मतलब इतनी अनसर्टेनिटी तो रहेगी ही रहेगी। अनसर्टेनिटी मतलब लैक ऑफ सर्टेनिटी, मतलब लैक ऑफ सर्टेनिटी मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होना, यही अनसर्टेनिटी है। तो ये जो बोला एच कट बाई 2 अनसर्टेनिटी आ रही है, मिनिमम जो आ रही है, ये क्यों आ रही है? क्या हमारे एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम है? क्या हमारी थ्योरी गलत है? तो हाइजेनबर्ग ने कहा नहीं भाई, जो आपके एक्सपेरिमेंट या थ्योरी से जो अनसर्टेनिटी आएगी वो तो इससे ज्यादा आएगी। अगर आपकी थ्योरी परफेक्ट बना देते हो, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को परफेक्ट बना देते हो, तब भी जो इतनी अनसर्टेनिटी है, जो मिनिमम अनसर्टेनिटी है एच कट बाई 2, ये तो तब भी रहेगी। तो बोले यार ये कहां से आ रही है? सो दिस अनसर्टेनिटी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। जो नेचर है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि इतनी अनसर्टेनिटी तो वो रखेगा, मतलब आप मेजर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर हम मेजर कैसे नहीं कर पाते, हम तो क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट के अंदर तो बॉल की पोजीशन के साथ वो बताते हैं कि इतनी स्पीड से बॉल गई, तो वो एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू एच कट बाई 2 का फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो एच कट कितना है? 6.626 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 पाई, उसमें भी 2 से डिवाइड करोगे, और क्रिकेट की बॉल का मास रखो, उसकी वेलोसिटी रखो या पोजीशन डेल्टा एक्स की वैल्यू रखो, तो यहाँ पे जो मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी आएगी वो बहुत ना के बराबर आ जाएगी, बहुत ना के बराबर, बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं दैट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
in case of macroscopic object like cricket ball, football, car, scooter, truck, planetary motion is negligible, मतलब आप उसको neglect कर सकते हो. But in the case of microscopic objects or subatomic particles like electrons, we cannot omit the Heisenberg uncertainty principle because this uncertainty affects majorly, बहुत ज्यादा प्रभाव लेकर आती है ये. क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे कि एटम के अंदर ही रख लो, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू एच कट बाई टू. एक एटम का साइज में अगर 10⁻⁻10 मीटर लेकर चलता हूं और ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूं, और आप इलेक्ट्रॉन का मास रख लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप बात कर लेते इलेक्ट्रॉन का मास रख लीजिए, तो यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी जो आएगी, जो मोमेंटम के अंदर आएगी, ये जो वेलोसिटी के अंदर आएगी, उसका ऑर्डर 10⁻⁴ से लेके 10⁻8 मीटर पर सेकंड तक. यानी कि कितना ज्यादा एरर है. 10⁻⁴ का मतलब समझ रहे हो, 10,000 मीटर पर सेकंड का एरर है ये. तो इतनी ज्यादा इनएक्यूरेसी है, इतना ज्यादा गलत रिजल्ट आ सकता है. तो सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक क्रूशियल रोल प्ले करता है. ठीक है. तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप पोजीशन और मोमेंटम या फिर वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर यानी कि एक साथ एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते, प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते, मतलब एक सही वैल्यू नहीं ला सकते. अब एक और चीज ध्यान रखना, बच्चा क्योंकि 11th क्लास एक फर्स्ट क्लास होती है साइंस के लिए. 10th क्लास तक आप साइंस पढ़ते हो, लेकिन वो ये समझ लो वो सिर्फ एक केजी क्लास की तरह है. वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं 10th तक साइंस पढ़ने के लिए. 11th क्लास इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द साइंस. आपने साइंस चूज किया 11th क्लास में, तो 11th क्लास आपके लिए फर्स्ट क्लास है साइंस की. समझ रहे हो. इससे पहले आप सिर्फ प्रिपेयर हो रहे थे. अब क्योंकि फर्स्ट क्लास ही है, उसके हिसाब से यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखा गया है. लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये बाकी क्वांटिटी के पेयर के लिए भी आता है. ठीक है. और जनरली जैसे अगर आप देखोगे फिजिक्स के अंदर, तो एनर्जी और टाइम का आपको मिलेगा, यानी कि डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2 मिलेगा. ठीक है. आपको जो है एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मिल जाएगा, डेल्टा एल डॉट डेल्टा थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2 मिल जाएगा. तो यानी कि और भी क्वांटिटी हो सकती हैं, ऐसी. ठीक है. और अगर आप पीजी लेवल्स तक जाते हो, क्वांटम केमिस्ट्री वहाँ पे पढ़ते हो, या फिर क्वांटम फिजिक्स में चले जाते हो, तो फिर वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से बाकी जो पेयर है उनके लिए वैल्यू अपन लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अपन 11th क्लास के स्टैंडर्ड के लिए इतना ही पढ़ लेते हैं कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2. अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि फिजिक्स ये फर्स्ट क्लास है, तो डेल्टा एक्स फिजिक्स में आप यूज करोगे चेंज इन द पोजिशन के लिए, x2 - x1. तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है चेंज इन पोजिशन नहीं है, डेल्टा पी एक्स चेंज इन मोमेंटम नहीं है. तो सर फिर ये क्या है? डेल्टा एक्स इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोजिशन एंड डेल्टा पी एक्स इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मोमेंटम. अब आप कहोगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने 9th या 10th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा. हिंदी में बोलते हैं मानक विचलन, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. तो ये वही वैल्यू है जो आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करते हो. ये चेंज नहीं है पोजीशन के अंदर या चेंज नहीं है मोमेंटम के अंदर. ध्यान रखना, डेल्टा एक्स क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोजीशन. डेल्टा पी एक्स क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मोमेंटम. क्लियर है? तो सीधे सिंपल शब्दों में देखो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, सिंपल शब्दों में ये आप कह सकते हो कि भाई पोजीशन और मोमेंटम को मैं एक साथ मेजर नहीं कर सकता. अगर मुझे एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो मैं नहीं कर सकता. करने की कोशिश करोगे तो गलत रिजल्ट आएंगे. अगर एक को प्रिसाइज कर दोगे बिल्कुल, अगर मैं डेल्टा एक्स 0 कर देता हूं तो डेल्टा पी एक्स कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. क्योंकि डेल्टा एक्स इधर डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूं? एच कट बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स 0 किया, यानी कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन अगर मैं 0 करता हूं तो डेल्टा पी एक्स कितना हो जाता है? इनफाइनाइट. यानी कि मोमेंटम में कितनी अनसर्टेनिटी आ गई? इनफाइनाइट आ गई. ऐसे अगर मैं डेल्टा पी एक्स को 0 कर देता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? डेल्टा एक्स इक्वल टू एच कट बाई 2 डेल्टा पी एक्स. और डेल्टा पी एक्स यानी कि अगर मैं मोमेंटम को प्रिसाइसली मेजर करता हूं, उसके अंदर अनसर्टेनिटी को 0 कर देता हूं, तो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट. डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट. तो अगर आपने एक को प्रिसाइसली मेजर करने की कोशिश की तो दूसरा इनफाइनाइट एक्यूरेसी रखेगा, मतलब इनफाइनाइट एरर आ जाएगा उसके अंदर. ध्यान रखना इस चीज का. तो सिंपल शब्दों में हम मेजर नहीं कर सकते, एक साथ मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ. ठीक है.
अब आपको याद होगा अपन लेक्चर में चल कहाँ रहे थे कि बोर मॉडल फेल क्यों हुआ। तो मैंने कहा था कि पहले अपने को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझना होगा, और आप शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। सो द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द बोर मॉडल was the first reason was that Bohr ignored the wave nature of matter. बोर ने मैटर का ड्यूल नेचर लिया ही नहीं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने। बोर कंप्लीटली omitted the wave nature of electrons in the orbit. वेव नेचर को ओमिट ही कर दिया, द फर्स्ट रीजन। एंड द सेकंड रीजन, बोर omitted the Heisenberg uncertainty because according to the Bohr's atomic model, radius of the orbits is well defined and the momentum is also well defined from the angular momentum rule, basically L equals to h upon 2 pi into n. So L is nothing but r cross p, you know that. So we can define the momentum very well according to the Bohr. तो बोर की कॉन्सेप्ट में आप पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन की, जो ऑर्बिट की जो रेडियस है, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो। Rn 0.529 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और आप एंगुलर मोमेंटम निकाल पा रहे हो L इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, तो वहां से P निकाल लोगे। तो इसका मतलब आप मोमेंटम भी वेल डिफाइन बता रहे हो और आप रेडियस भी यानी कि पोजीशन भी वेल डिफाइन बता रहे हो, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो कहते थे पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो बोर का मॉडल का फेल होने का रीजन यही था कि पहला रीजन तो क्या हो गया, बोर डिडंट कंसीडर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द सेकंड रीजन वाज दैट बोर skip the uncertainty principle of Heisenberg because according to the Bohr model, radius of the orbit of electron and its momentum is well defined, and that is incorrect basically. तो ये दो रीजन रहे बोर मॉडल के फेल होने के। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।